हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले थे, चैप्टर जिसमें हमारा था भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। हम बहुत पहले ही स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में जिससे पढ़ लिया था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करवाऊँ, पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझने के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे प्लीज़ कवर करवाना चाहती हूँ और आप लोग भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत ने खेला भी होगा। जैसे कि इसके नाम से अंदाज़ा लगाया जाता है कि पैरों से संबंधित फुटबॉल का नियम है। अच्छा हाँ, गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाँह से छू नहीं सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने बाँह गेंद से छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल का फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम बने होते हैं। इन नियमों के खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों के हर तरह समाज में कुछ मूलभूत नियम, कंस्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, उन्हीं से समाज के स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क पता चलता है। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय के एक साथ होता है, वह नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, जिससे दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं, उसे संविधान कहते हैं। तो मैं यहाँ तक का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें ये बोला गया है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फुटबॉल का, अगर हम फुटबॉल को हाथों से खेलने लग जाएंगे, फुटबॉल के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि फुट का मीन्स होता है पैर, बॉल का मीन्स होता है बॉल। अगर फुटबॉल को हम हाथों से खेलने लग जाएंगे, ठीक है, तो उसका नाम ही फुटबॉल क्यों रखा है गेम का? फिर तो हम हाथ से खेलने वाला वॉलीबॉल हो जाता ना, कि हम हाथ से खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल है, ठीक है। ऐसी भी किसी सोसाइटी में रहने के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हमने फुटबॉल का देख लिया जो बुक में दिया गया है, अब हम सोसाइटी में देख लेते हैं। सोसाइटी में क्या होता है, या चलो आप सब लोग सोसाइटी में नहीं रहते, कुछ लोग गली मोहल्ले में रहते हैं, किसी एरिया में रहते हैं, किसी लोकेलिटी में रहते हैं। वहाँ पे एक नियम होता है, पैसे दो और सामान खरीदो, है ना। अब हम उस वाले ज़माने के लोग तो है नहीं कि हमने एक मुट्ठी चावल दे दिया और एक मुट्ठी गेहूँ ले लिया, नहीं है ना। चीज़ें बदल गई हैं, हर किसी का नियम अलग है। लेकिन कुछ आधुनिक देश, हर देश का अपने कुछ लिखित रूल्स होते हैं, लिखित कुछ दस्तावेज होते हैं जिनको संभाल के रखा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, संविधान, या किसी डायरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मीन्स उन्हें संभाल के रखा जाता है इस तरीके से, ताकि वो आगे की जनरेशन और उसके बाद वाली जनरेशन भी उसे पढ़ सके, उसका सदुपयोग कर सके। उसे हम कहते हैं संविधान। जो देश के लिए होता है उसे संविधान कहते हैं, लिखित दस्तावेज है ये। अब नेक्स्ट है हमारा कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में हमने भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। हम पहले भी शायद आपने पढ़ा हो, क्योंकि 6-7 में तो मैंने नहीं पढ़ाया, तो अब मैं इसमें समझा देती हूँ कि राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तकों को हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। किताबों को पढ़कर आपने कभी सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी है? एक चीज़ मैं बता देती हूँ, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों, कब, कैसे, ऐसी कुछ चैप्टर है उसका नाम। उसमें इतना डीपली बताया गया, एक एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, और वो इतनी अच्छी डेफिनेशन है कि मीन्स आपको खुद इंटरेस्ट आएगा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमारे पास एक बहुत लंबा, मतलब बहुत ही अच्छा उसने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मेरे को ज़रूरत लगी तो मैं उस वाली बुक का एक 1 व्यू आपको ज़रूर दूँगी, ओके। तो क्या आप ये जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बात भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बात विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। अब इसमें एक शब्द आया है भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र। हम कहाँ रहते हैं? हम लोकतंत्र में रहते हैं, राजतंत्र में रहते हैं, किस में रहते हैं? आप लोग कमेंट करना। पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। हम नहीं रहते, मैं नहीं बताऊँगी। लोकतंत्र का मतलब बता देती हूँ मैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपना शासन चलाते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैंने इससे पहले जब इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रही थी मैं, फर्स्ट वाला टीचर्स की भी समरी, उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों को
कुछ अधिकार खुद से मिले हुए हैं और कुछ हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं दिए, जिसमें से ये है कि हमें साइंस साइड लेनी है या आर्ट साइड लेनी है। हम लोकतंत्र में हैं, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम राजतंत्र में होते तो राजा निर्धारित करता कि सिर्फ राजा के बच्चे ही साइंस साइड पढ़ सकते हैं और बाकी सब जितनी प्रजा है वो सब आपकी आर्ट्स पढ़ेगी। ऐसा हो सकता था, या कुछ और नियम बनाए होते, वो हमारा राजतंत्र था। अभी जो चल रहा है वो लोकतंत्र है। अब कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो कमेंट करके बता देंगे कि हम कहाँ पे हैं, किस कंडीशन में है, राजतंत्र में, लोकतंत्र में। तो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम देश की बात कर रहे हैं। देश एक कंट्री को कहते हैं। कंट्री में जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है। ओके, हम भोपाल की बात नहीं कर रहे, हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम शिमला की बात नहीं कर रहे, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, कुछ कुछ क्लियर नहीं है बट कुछ कुछ क्लियर है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 1934 में भारतीय 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की मांग की को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीय, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा को यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। पहले विश्व युद्ध हुआ था तब इतना नहीं था, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भारतीय संविधान ने अपनी एक सभा गठन करने का सोचा कि हमें संविधान बनाने के लिए सभा तो बुलानी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता किसका क्या मत है। हमने रूल बना दिया, क्लास टीचर ने रूल बना दिया कि बिना परमिशन के आप क्लास के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जो बोल नहीं सकते। हमें नहीं पता कि कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता। वो बच्चा नहीं बोल सकता मैं आई कम इन मैम, तो कुछ तो रूल्स बने होंगे ना इस चीज़ के लिए भी। इन सब चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने एक संविधान सभा बुलाई कि हमें किसे बुलाना चाहिए, किसे नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ तो उन्होंने ये चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा करी कि हमें संविधान सभा में कुछ चीज़ें चाहिए, हमें सब लोगों को बुलाना, निमंत्रण तेज हो गया। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पाठ पृष्ठ 2 में दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। तो क्या है ये संविधान सभा की दृश्य है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन आया और कब का टाइम चल रहा है। देखो 1934 में इन्होंने बुलाना चालू करा कि हाँ हमें संविधान सभा के लिए गठन करना है, हमें लोग चाहिए, सब लोग को बुलाया। लेकिन लास्ट में हुआ है कि 1946 की बात पे आ गए हैं हम, 34 से 46 आ गए हैं। ये डेट्स हमें हिस्ट्री में हमेशा याद रखनी है, पॉलिटिकल साइंस में हमेशा हमें डेट्स ही याद रखनी होती हैं। दिसंबर 1946 1946 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों ने हम पर कितने साल हुकूमत करी थी? 150 साल। यही चीज़ें हमें आगे जाके याद रखनी है, यही हमारे एग्ज़ाम में हमें लिखना है। हमें कहानियाँ तो लिखनी है, कहानियों के साथ अपनी हिस्ट्री तो लिखनी है, हमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है। दिसंबर 1946 में दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र मतलब आज़ाद भारत के लिए नए संविधान की एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों और आखिरकार अपनी नियति को भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष के उपजे महीनों आदर्शों का ध्यान में रखते हुए इस काम पर गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि संविधान सभा में क्या क्या काम हुए, हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि 1947 या 1946, ध्यान से सुनना सब लोग, धीरे बोल रही हूँ बट इम्पॉर्टेंट है, में प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था।